नाउ स्टूडेंट्स क्लास 9 में वर्क एंड एनर्जी में अब हम लेते हैं एक्टिविटी 11.5। अगर यूट्यूब पे वीडियो डायरेक्ट आप सर्च करके आए हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिए बच्चों, ठीक है, जहां पर हमने ये देखिए ये डिस्कशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, एनर्जी वाला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइफ इज एन इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। यहाँ से लेके ये वाला जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मैनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमने डिस्कस किया है जो कि सन से ड्राइव थे, जहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल्स की बात करी थी, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हमने न्यूक्लियस से किस तरीके से एनर्जी मिलती है, एटम के न्यूक्लियस से किस तरीके से एनर्जी मिलती है, न्यूक्लियर फिजन को हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि जियोथर्मल एनर्जी को हमने डिस्क्राइब किया। उसके बाद टाइड्स के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक। अब हम आते हैं 11.5 पर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बाय 2 क्लासेस यूट्यूब पे टाइप करिए तो आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से एनर्जी स्टार्ट हुआ है वाला वीडियो प्लीज देख लीजिए, तो ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। जो बच्चे कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 11.5 में बोल रहा है अ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव। वही है, आपकी बुक में कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लिखा गया है जो कि भी मैंने आपको डिस्कस किया। क्या क्या लिखा गया था, सन से जो एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों। उसके बाद सोलर एनर्जी में मैंने आपको बताया था फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल्स में आपको डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल्स बताए थे, अगर आपको याद हो। कोल, फॉसिल का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से बने हो, है ना, जो बहुत साल पहले वोल्केनोज या अर्थक्वेक की वजह से बड़े बड़े ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स जो अर्थ के अंदर चले गए और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि कोल में, पेट्रोलियम मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम में बहुत तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि डीजल आपको यहीं से मिलेगा, पेट्रोल आपको यहीं से मिलेगा, एलपीजी गैस जिसको आप पेट्रोलियम गैस भी बोलते हो ये आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेचुरल गैस भी मिलेगा, ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो सोलर एनर्जी है उसमें मेनली आता है आपका क्या, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, ठीक है, सोलर एनर्जी की वजह से ही फॉसिल फ्यूल्स में एनर्जी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पीछे, ठीक, न्यूक्लियर फिजन। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद टाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो उन्होंने आपसे क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में, अ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा वो कह रहा है कि अगर आपको और भी दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पता हो तो उनको लिस्ट करो, उनकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ अलग से। तो ये एक न्यू लिस्ट हमने बनाई हुई है, ये देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ये एक न्यू लिस्ट हमने यहाँ बनाई हुई है। इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, इतना लिख दोगे तो काफी है। इनके अलावा ये रही न्यू लिस्ट। नंबर 1 बायोमास। अब जिन बच्चों को बायोमास नहीं पता है, तो जो काउ डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है, ठीक, और भी जैसे जो फार्मर्स होते हैं अपने खेतों में काम करते हैं, जो काउ डंग वहां से मिलता है मेनली, ठीक है भाई, पशुपालन करते हैं वो, पशुओं को पालते हैं, आपको पता है, गाय वगैरह को, भैंस वगैरह को, ठीक है ना। तो उसका जो काउ डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है, ठीक है ना, ठीक है, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है, काउ डंग जो होता है, उसको उठा के क्या किया था, पानी के साथ मिक्स करके बच्चों एक इस तरीके का सिस्टम होता है, इसमें डाल दिया जाता है। ये देखिए इस तरीके का सिस्टम होता है, इसमें डाल के ऊपर से इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब क्या होता है, यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसका डिके होता रहता है, ये डिके होता रहता है, सीधे शब्दों में बोले तो ये सड़ता रहता है। और अगर हम केमिस्ट्री की भाषा या फिजिक्स की भाषा में बोले तो यहाँ बायोकेमिकल प्रोसेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर निकलती है, आई थिंक, यस। बट जो मेनली आपको याद रखना है वो बायोमास में आपकी कौन सी गैस निकलती है बच्चों, बायोमास में आपकी निकलती, बस आपको यहाँ लिस्ट बनानी, जिसमें आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मीथेन गैस, ठीक है ना। कौन सी गैस निकलती है बच्चों, मीथेन गैस। ये मीथेन गैस बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका क्या, मीथेन गैस इसमें होती बायोमास में, ठीक है। और इस गैस, जब ये गैस बनती तो यहाँ से पाइप लगा के इस गैस को ऐसा बाहर निकाल लेते हैं और गैस बर्नर तक लेके जाते हैं और इस गैस को बर्न करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वैसे आपने बायोमास के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों विंड। अच्छा एक चीज और, ये क्या जो बायोमास है, ठीक, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सन से ही एनर्जी इसको मिल रही है, यस। क्यों, क्योंकि काउ डंग से बना हुआ है ना, ये एनिमल एक्सक्रीटा से बना हुआ है ये, ठीक। अब काउ डंग, डंग कैसे बना होगा, सोचो काउडंग कैसे बना होगा, तो जवाब है जो एनिमल्स होंगे उन्होंने पहले घास फूस ये सब खाया होगा, प्लांट्स वगैरह को अपने फूड में शामिल किया होगा। प्लांट्स को एनर्जी कहाँ मिलती है, सन से, तो सन से प्लांट्स में एनर्जी आई, प्लांट से कहाँ गई, एनिमल में गई, और एनिमल का जो एक्सक्रीटा बना है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वहां पर भी कहीं ना कहीं सन की ही एनर्जी एज अ केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। उस केमिकल एनर्जी
से ही ये केमिकल आपका मीथेन नाम का बना हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बायोमास किस तरीके से इनडायरेक्टली सन से ही रिलेटेड है। तो ये सन से ही मिलता है आपको, बायोमास से जो एनर्जी मिलती है मीथेन गैस से, वो आपको सन से ही मिलती है। तो ये सन से आपको मिलता है। फिर विंड, अब हवा कैसे चलती है? विंड मिल्स आपने सुनी होंगी, बड़ी बड़ी विंड मिल्स होती है, ठीक है ना। और विंड मिल्स की हेल्प से, उसमें विंड मिल्स में हम इस तरीके से, देखिए ये यहां पर, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये विंड मिल होती है और यहाँ पर देखिए ये ब्लेड्स लगे होते हैं इस तरीके से, मतलब फैन जैसा कुछ लगा होता है। ये जब इस तरीके से घूमता है, हवा जब चलेगी तो ये ब्लेड्स इस तरीके से घूमेंगे और यहाँ पे शाफ्ट लगा के हम इसका कनेक्शन, ये शाफ्ट ऐसे घूमेगी, इसका कनेक्शन हम टरबाइन से कर देते हैं। तो जब ये ब्लेड घूमती है, शाफ्ट घूमता है और टरबाइन घूमता है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। लेकिन सवाल ये है, ये विंड कैसे बनती है? विंड हवाएं क्यों चलती हैं, तेज तेज हवाएं क्यों चलती है? तो जवाब है कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये सन है, ठीक, और सन से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, यानी कि हीट वेव्स जो आती हैं सन से, ठीक, ये ग्राउंड है इस तरीके से, ये ग्राउंड है, यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, हीट वेव्स, और ये ग्राउंड को गर्म करेंगी, ठीक। ग्राउंड के कांटेक्ट में जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, एयर, और गर्म हवा कहाँ उठती है? ऊपर, इस तरीके से। तो जो हॉट एयर से वो ऊपर चली जाएंगी, ये देखिए हॉट एयर ऊपर चली गई और यहाँ स्पेस एम्प्टी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये स्पेस एम्प्टी हो गया यहाँ पर, करेक्ट भाई। गर्म हवा ऊपर उठ गई तो अब उस गर्म हवा की जगह खाली हो गई, वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया, ऐसे आप सोच सकते हो। तो जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे इलाकों से हवा चलती है कहाँ? गर्म प्रदेश की तरफ, ठीक, ये इस तरीके से। तो इस लो प्रेशर वाले रीजन को फिल करने के लिए यहां से हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं, ये इस तरीके से कहीं बाहर से, ठीक। तो इस तरीके से यहां हवा चल रही है, देख रहे हो आप। तो हवा का चलना, यानी कि विंड का चलना किसके कारण है? सन के कारण ही है फाइनली। तो ये भी आपका सन के कारण है, ठीक। तो विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओशन थर्मल एनर्जी। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी फाइनली सन की वजह से ही है, ठीक। ओशन थर्मल एनर्जी भी सन की वजह से, कैसे? आइए मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा ओशन थर्मल एनर्जी को आप लोग समझ लें। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए ये देखिए यहां पर ये ओशन है, समुद्र है, ओके। अब ये सन है, ये सन है, और सन की जो हीट वेव्स हैं जब ये पानी पे पड़ती हैं इस तरीके से तो पानी को गर्म करेंगी। अब बताओ ऊपर का पानी ज्यादा गर्म होगा कि नीचे का? तो जवाब है ऊपर का, ऊपर वेव्स डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक। तो ये हॉट वाटर है, ये क्या है? हॉट वाटर है, और नीचे क्या है? कोल्ड वाटर है। नीचे ठंडा है, नीचे तक वेव्स पहुंच नहीं पाती, सारी एनर्जी यहीं पे कंज्यूम हो जाती है। हॉट वाटर ऊपर, नीचे कोल्ड वाटर, नीचे समुद्र का पानी ठंडा है, ऊपर गर्म है। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में, ठीक। यहाँ का पानी गर्म है, लेट अस से बच्चों, यहाँ का पानी है लेट अस से 30 डिग्री सेल्सियस, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, या मान लो आप यहाँ का पानी है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। लेट अस से यहाँ का पानी है 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, नीचे का पानी ठंडा है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस रहना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ एक मशीन लगाते हैं, ओके। ये इस तरीके से यहाँ हम एक मशीन लगाते हैं और इस मशीन में कुछ सिस्टम होता है बच्चों। यहाँ कंडेंसर लगा होता है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्लास 10 के आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ कंडेंसर बच्चों लगा होता है और यहाँ पर हम अमोनिया गैस रखते हैं। कौन सी गैस? अमोनिया। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक। कॉपी में नोट करना हो तो नोट कर लो, अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3 होता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये क्या होता है, अमोनिया गैस, ये कंडेंसर क्या करता है यहाँ कहीं कंडेंसर लगा रहता होगा, ठीक है। बहुत ही टेक्निकली मैं जा नहीं रहा हूँ, आप समझ लेना, ठीक। ये कंडेंसर क्या करेगा, या आप सीधे शब्दों में समझे तो इस तरीके से होगा, नीचे पंप लगा होगा, पंप अमोनिया गैस को, देखिए मैं टेक्निकली जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बस आप ये समझो कि कंडेंसर जो लगा होता है, ठीक, कंडेंसर का काम होता है इस अमोनिया गैस को क्या करना, कंडेंस करना, ठीक, ओके। कंडेंस करने का मतलब इसको लिक्विड फॉर्म में लाना। सीधे शब्दों में सुनिए, पानी यहाँ ठंडा है, ठंडा पानी क्या करेगा बताओ, गैस को ठंडा कर देगा, तो गैस कैसे आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में, ऐसे समझो आप। और ये काम कौन करता है, कंडेंसर। पूरी मशीनरी में नहीं जा रहा हूँ भैया, बहुत लेंदी हो जाएगा, समझो। ठंडे पानी की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ जाती होगी। अब इसको पंप से ऊपर भेजा जाता है, जैसे ही आप ऊपर इसको भेजोगे तो ये जब गैस ऊपर आएगी तो हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगी। सिंपल शब्दों में, गैस पहले ठंडे पानी के कांटेक्ट में थी तो ठंडा होकर कंडेंस हो जाएगी, लिक्विड हो गई, गैस लिक्विड हो गई। फिर पंप ने उसको ऊपर भेजा होगा, तो पंप ने उसको ऊपर भेजा तो ये हॉट वाटर के कांटेक्ट में आ गई, ये देखिए इस तरीके से। अब ये गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, फैल जाएगी इस तरीके से, ठीक भाई। गैस लिक्विड से लिक्विड फॉर्म में थी वो गैस अमोनिया, हाँ, क्योंकि वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में थी, ठीक। पंप से ऊपर भेजा, हॉट वाटर के कांटेक्ट में आएगा, गर्म पानी से जब इसका कांटेक्ट होगा अमोनिया गैस का, तो गर्म पानी से हीट इस गैस में जाएगी और गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और गैस बहुत हाई प्रेशर से यहां से निकलती है। और ये लगाया है टरबाइन,
ठीक। तो हाई प्रेशर से जो गैस निकलेगी वो टरबाइन को इस तरीके से घुमा देगी और इलेक्ट्रिसिटी यहां से आप जनरेट कर सकते हो। इस टरबाइन में हम जनरेटर कनेक्ट कर देंगे। अब आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी किस तरीके से ओशन थर्मल एनर्जी का यूज किया जाता है। ओशन मतलब समुद्र में, थर्मल मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आप इसकी हीट यूज करोगे। समुद्र में जो पानी में जो हीट एनर्जी है उसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनाओगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनडायरेक्टली सन के ऊपर। सन की वजह से ये पानी यहाँ का गर्म और यहाँ का ठंडा होता है, जिसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिसके कारण यहाँ पर अमोनिया को यूज करके हम इस टरबाइन को घुमाएंगे। यहाँ पे लिक्विड अमोनिया, फिर ऊपर आएगा अमोनिया तो गर्म हो जाएगा, जिससे वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक, और इस टरबाइन को घुमा देगा। नाउ नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, नेक्स्ट इसका क्या मतलब होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से चेक करिए बच्चों। वाटर साइकिल जो होता है, वाटर साइकिल कैसे होता है? सन की वजह से ही। वाटर साइकिल तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। वाटर साइकिल का मतलब क्या भाई? जब पानी बरसता है कैसे बरसता है? जो वाटर बॉडीज होती है वहां से पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, पहले सन की वजह से ही। ठीक, फिर बादल बनेंगे, वहां पे क्लाउड्स बनेंगे और वहां से पानी नीचे गिरेगा। ये पता है आपको? ठीक, अच्छा। पानी जब गिरता है नीचे तो नदियों में जब पानी आता है तो हम बड़े बड़े डैम्स बना लेते हैं और डैम में पानी को स्टोर कर लेंगे। ठीक, ये इस तरीके से हमने डैम बना लिए यहाँ पे। ये देखिए, ये बड़े बड़े डैम बना लेंगे ये इस तरीके से। ठीक, और पीछे से जो नदियों से पानी आ रहा है उसको स्टोर कर लेंगे और यहाँ पे हम कुछ गेट्स लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ हमारा टरबाइन लगा होता है नीचे। पहले हम पानी को यहाँ पे रोकते हैं, उसके बाद इस गेट को खोल देते हैं। जैसे गेट को खोलते हैं पानी नीचे आता है और इस टरबाइन को गिरा घुमा देता है। ठीक है, तो टरबाइन जब घूम जाएंगे इस तरीके से तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मतलब पानी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी। तो पानी की वजह से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, क्यों? ये पानी क्यों फ्लो करता हुआ आ रहा है? तो जवाब है वाटर साइकिल जब होता है। ठीक, तो वहां पे जो पानी बरसता है, मतलब रेन वाटर जो होता है वो नदियों में बहता है, तो वही तो यूज किया है। और वाटर साइकिल होता क्यों? सन की वजह से, यानी कि सन की वजह से ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी पॉसिबल है। ठीक, उसके बाद वेव एनर्जी। ठीक बच्चों, वेव एनर्जी का मतलब क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, वेव एनर्जी का मतलब क्या है? ये जो समुद्र में पानी होता है ये इस तरीके से, ठीक, जब हवा चलती है यानी कि जब विंड चलती है तो वो समुद्र के पानी को भी ऐसा समुद्र के पानी में वेव्स बनाती है। तो ये समुद्र के पानी में वेव्स बनेंगी इस तरीके से। ठीक, ये वेव क्या होता है? मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है जो कि अपने साथ एनर्जी कैरी करता है। ठीक, तो ये वेव बनेंगी। वेव किसकी वजह से बन रहा है? विंड की वजह से। और हवा क्यों चलती? सन की वजह से। यानी कि वेव एनर्जी भी किसकी वजह से होती होगी? सन की वजह से। तो ये जितनी भी एनर्जीज है ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी का ही कमाल है। ओके, याद रखिएगा। अब जब ये वेव्स बनती है इस तरीके से तो हम क्या करते हैं? यहाँ चलते फिरते जनरेटर लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और ये वेव्स के ऊपर नीचे होने के साथ साथ ये जनरेटर भी अप एंड डाउन, मतलब जनरेटर में ऐसा सिस्टम लगा होता होगा कि उसमें कोई पिस्टन वगैरह होता होगा, अप एंड डाउन ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम जनरेटर्स को चला सकते हैं। एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि हम यहाँ से पाइप लगा देते हैं इस तरीके से। ओके, और पाइप में एयर भर देते हैं। जब वेव ऊपर नीचे ऐसे होती है, ठीक, तो उस वेव के ऊपर नीचे होने की वजह से एयर जो होती है इसमें वो कंप्रेस होती है और रिलैक्स होती है, कंप्रेस होती है, रिलैक्स होती है। तो जब ये एयर ऐसे कंप्रेस होती है तो यहाँ हम कहीं अपना टरबाइन लगा देते होंगे जिससे टरबाइन घूम जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। अब आई थिंक आपको बात समझ में आएगी। आपको बस मैंने समझा दिया। ये जो सारी चीजें बस इसकी लिस्ट बतानी थी, आपको थोड़ा फील आ जाए, आपको याद आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया। बहुत डिटेल में समझना है तो आप हमारे क्लास 10th का सोर्सेज ऑफ एनर्जी का प्लेलिस्ट देखिए। एक एक सिस्टम को मैंने वहां बहुत डिटेल में समझाया। ज्यादा मैं टेक्निकली गया नहीं हूं यहाँ पे। क्या पता कोई टीचर देख रहा हो तो बोलेगा बहुत हल्का फुल्का बता दिया। नहीं, आप जाके हमारा क्लास 10th का वीडियो लेक्चर फॉलो करिए। ओके, तो ये हो गया। ठीक, ये हमने लिस्ट बना दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी की। यही इन्होंने पूछा था डिस्कल। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, लिस्ट देम, तो मैंने लिस्ट बना दी। अब कह रहा है डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स हाउ सर्टेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू द सन। तो ये देखिए, ये जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है सन के कारण है, ये भी सन के कारण है। ठीक, देखिए, ठीक, सोलर एनर्जी भी, मतलब जो फॉसिल फ्यूल थे उसमें जो एनर्जी वो भी सोलर के कारण, न्यूक्लियर वाला नहीं है आपका सन के कारण अभी, ये भी नहीं है आपका। और टाइड्स भी नहीं है आपका। ठीक है ना, इसकी मैंने लिस्ट आपसे बना के रखी हुई यहाँ पे अलग से। देखिए, कह रहा है कि आर दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू द सन। क्या ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं जो सन के कारण नहीं है? तो जवाब है यस। यहाँ पे देखिए, सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू सन, सन के कारण जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं है। जवाब है जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूल्स और टाइडल एनर्जी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जियोथर्मल एनर्जी, जियो का मतलब अर्थ होता है और थर्मल मतलब हीट होता है। ठीक, तो अर्थ के नीचे जो चट्टान होती है, ये जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, रॉक में बच्चों बहुत सारे फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल कह रहा हूँ सॉरी, रॉक्स में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स होते हैं और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिजन करते हैं। ठीक, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन करते हैं यहाँ पे। और न्यूक्लियर फिजन में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, तो उस हीट की वजह से ये चट्टानें गर्म रहती हैं, हॉट रहती हैं। ठीक, ये चट्टानें कैसी रहेंगी, गर्म रहेंगी, हॉट रहेंगी। ठीक, अब यहाँ पे जो पानी अवेलेबल है आसपास, चट्टानों के आसपास, अर्थ में नीचे पानी होता है, आपको पास पता है। ठीक, तो यहाँ पे जो पानी अवेलेबल है ये स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, और वो अगर आप यहाँ से ड्रिल करके, यहाँ से आपने ड्रिल कर दिया, ठीक, और जब आप ड्रिल करोगे तो बहुत हाई प्रेशर के साथ यहाँ से पानी का जो स्टीम है वो बहुत हाई प्रेशर से निकलेगा और इस स्टीम से आप अपना टरबाइन घुमा सकते हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लोगे। ठीक, तो ये चीज होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 पाइप लगाते हैं, 2 पाइप्स। एक पाइप से हम ठंडा पानी डालते हैं, यहाँ से कोल्ड वाटर, ठंडा पानी ऊपर से जाता है, तो क्या होता है, हीट जो अवेलेबल है उसकी वजह से पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म होकर स्टीम बन जाएगा और ये स्टीम बहुत हाई प्रेशर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हम टरबाइन को घुमा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो सोर्सेज ऑफ, मतलब वो सन के कारण नहीं है, वो किसके कारण है, न्यूक्लियर फिजन के कारण है। ठीक है, रॉक्स में जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है उसके कारण है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल्स मैंने आपको बताया। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूल्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लगातार रेडियो एक्टिव रेडिएशन करते रहते हैं। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसे कि यूरेनियम। ठीक है स्टूडेंट्स, यूरेनियम का यूज आप कहाँ करते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, 2 तरीके की रिएक्शंस बताई थी, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स भी जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई जो आपस में रिएक्शन करते हैं, उसके कारण ये प्रोसेस होता है, ये सन के कारण नहीं होता है। ठीक, उसके बाद टाइडल एनर्जी। टाइडल क्यों होता था, टाइड क्यों आता था, टाइड का मतलब समझते हो, ये सी है, ये समुद्र है, और समुद्र में इस तरीके से पानी ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। क्यों जाता है पानी ऊपर की डायरेक्शन में, वेव्स नहीं बन रही है, ये टाइडल एनर्जी की बात कर रहा हूं। वेव जो बनती है समुद्र में, जो वेव बनती किसके कारण, वेव बनती है, वेव एनर्जी बनती सन के कारण। ये देखिए, क्योंकि जब हवा चलती तो वो वेव बनाती है। ठीक, वो तो होती है सन के कारण। जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स का मतलब होता है जो मून होता है, मून क्या करता है, जो समुद्र में पानी होता है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। ठीक, मून जो है वो समुद्र में जो पानी है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। ठीक, तो ये पानी इस तरीके से ऊपर उठ जाता है और इसके बाद यहाँ हम एक रिजर्वायर बना लेंगे। ठीक, जब पानी ऊपर होता है तो उसको हम हाई टाइड बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, हाई टाइड। और यहाँ हम एक टरबाइन लगा देंगे और यहाँ गेट लगा देंगे। गेट जैसे ही खोलेंगे ये पानी इधर से इधर फ्लो करेगा और टरबाइन हमारा घूम जाएगा। जब लो टाइड होगा यानी कि पानी जब वापस नीचे जाएगा तो इस तरफ हमने पानी भर के रखा हुआ है, अब इधर पानी कम हो गया और इधर पानी ज्यादा हो गया, अब पानी इधर से इधर फ्लो करेगा। मतलब जब हाई टाइड होगा, जब मून क्या करेगा, पानी को ग्रेविटेशनल पुल लगा के इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा तो पानी इधर उठ जाएगा और यहाँ टरबाइन तो लगा ही हुआ है आपका। ठीक, सो क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तब भी टरबाइन घूमेगा जब लो टाइड होगा, यानी कि जब मून और अर्थ की रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी, ग्रेविटेशनल पुल लगना थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसमें चेंजेस आएंगे, तो ये पानी इस तरीके से नीचे चला जाएगा। लेकिन अब सारा पानी हमने यहाँ भर लिया रिजर्वायर में। ठीक, अब हम पानी यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो फिर से टरबाइन चलेगा, फिर अगले दिन फिर से हाई टाइड आएगा, फिर पानी यहाँ से यहाँ भेजेंगे, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, तो टाइड क्या आने के लिए मून का ग्रेविटेशनल पुल जिम्मेदार है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू द सन। ओके, तो इस एक्टिविटी में क्या मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज करा देते हैं। फ्यूल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिस्ट बनानी थी, ये बना दिया, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके थे। स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करना है जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब जो सन की वजह से हैं, तो जवाब है ये सब सन की वजह से। ठीक, और फॉसिल फ्यूल्स भी आपके सन की वजह से थे। फॉसिल फ्यूल्स में जो एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी सन की वजह से नहीं है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे, जियोथर्मल, न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड टाइडल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।